मिला टाइम्स में खुशामदीद। अमेरिका ने दुनिया के 200 देशों के बारे में अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दुनिया के 200 देशों का जायज़ा लिया गया है कि वहाँ माइनॉरिटी को किस तरह आज़ादी दी गई है, माइनॉरिटी के राइट्स का किस तरह वहाँ अपमान किया जा रहा है, किस तरह उनको वहाँ अपने मज़हब पर अमल करने से रोका जाता है। दुनिया के जिन 200 देशों के बारे में अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और माइनॉरिटी को लेकर के चिंता जताई है, उसमें इंडिया के हवाले से भी तफसील से जिक्र किया गया है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में इंडिया का भी जिक्र किया है और बताया है अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट ने कि किस तरह इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ, अक़लियतों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको उनके मज़हब पर अमल करने से रोका जाता है, उनको मारा जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग की जाती है। ख़ास तौर पर इंडिया में ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों का तफसील से इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। जुनैद नासिर के कत्ल के मामले का जिक्र किया गया है। ट्रेन में जो पिछले साल 3 मुसलमानों को एक ट्रेन के ही बॉडीगार्ड ने मार दिया था कि तुम मुसलमान हो, उसका जिक्र किया गया है। नूह की हिंसा का जिक्र किया गया है। गौ कुशी के नाम पर जो दिन रात मुसलमानों को मारा जाता है, उसका जिक्र किया गया है। रिपोर्ट बहुत अहम है। इंडिया ने हमेशा की तरह इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क को इंडिया के इंटरनल मामले में मुदाखलत का राइट नहीं है, लेकिन अमेरिका की तरफ से हर साल ये एनुअल रिपोर्ट जारी की जाती है और जायज़ा लिया जाता है कि दुनिया के किस देश में माइनॉरिटी के राइट्स का लिहाज किया जाता है और नहीं किया जाता है। हालांकि अमेरिका खुद दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी के साथ भेदभाव किया जाता है। या अमेरिका खुद इन दिनों फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में इजराइल का खुलकर साथ दे रहा है। लेकिन इंडिया के हवाले से भी इंडिया ने अपनी चिंता जताई है, अपनी रिपोर्ट जारी किया है। 20 पॉइंट में इस रिपोर्ट को आज हम समझने जा रहे हैं कि इंडिया के हवाले से अमेरिका ने क्या कुछ कहा है और अमेरिका की रिपोर्ट में इंडिया को किस तरह गया है। बहुत सारी बातें सच साबित हुई। पिछले दिनों कई सारी हिंसा हुई, कई सारे मामलात इंडिया में आए और जब मिल्लत टाइम्स ने या दूसरे मीडिया हाउसेज ने उसको जिक्र किया, उसको रिपोर्ट किया, तो पुलिस ने कहा कि ऐसा नहीं है, इस मामले का कम्युनल एंगल नहीं है, इस मामले में पुलिस का हाथ नहीं है। लेकिन अमेरिका ने भी अपनी रिपोर्ट में, अपनी फैक्ट फाइंडिंग में सच तस्लीम किया और बताया कि कई सारे कत्ल के ऐसे मामला सामने आए हैं जो पुलिस की मौजूदगी में हुए हैं या जहां बीजेपी सरकार का समर्थन हासिल था दंगाइयों को और इसके बावजूद रोका नहीं गया। तो ये एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया है और जिसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और पूरे 20 पॉइंट में मैं रिपोर्ट आपको समझाने जा रहा हूँ कि क्या है पूरा मामला। ये पहला पॉइंट है जिसमें देखिए, दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साल 2023 के लिए 200 देशों की अपनी रिपोर्ट जारी की है। जो मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन करा उस रिपोर्ट का ये है। इसका जो दूसरा पॉइंट है उसको समझिए। इस रिपोर्ट में दुनिया के करीब 200 देशों में धार्मिक स्थिति का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आज की तारीख में करोड़ों लोग धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर रहे हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में मुसलमानों के हिजाब पहनने पर टिप्पणी की जाती है, मुसलमानों की नमाज़ पढ़ने पर टिप्पणी की जाती है, मुसलमान अपने धर्म पर अमल करते हैं तो उसकी तनकीद की जाती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। जो तीसरा पॉइंट है, सीधे सीधे भारत का हमने इस पॉइंट में जिक्र किया है, जो अमेरिका की रिपोर्ट में है इंडिया के हवाले से। उसमें कहा गया है कि भारत में हेट स्पीच, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने के मामले बढ़े हैं। रिपोर्ट में भारत धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर भी चिंता जताई गई है। अब जानते हैं कि मज़हब के नाम पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मस्जिदों को, घरों को ज़मींदोज़ किया गया है या हेट स्पीच लगातार दी जाती है। इसके अलावा तब्दीली मज़हब के नाम पर लगातार मुसलमानों को जेलों में बंद किया गया है, बड़े बड़े उलमाओं को कैद किया गया है। तो ये पूरा मामला है। चौथा पॉइंट है और बहुत अहम है, जिसमें समझिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभाव राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा देने का काम किया है, जिसने समाज में गुनाह को बढ़ावा देने का काम किया है। तो बहुत बड़ा अमेरिका ने आरोप लगाया है। कहा जाता है कि अमेरिका और इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं। ख़ासतौर पर कहा जाता है कि बीजेपी की जब सरकार इंडिया में है तो अमेरिका से अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन अमेरिका की ये सरकारी रिपोर्ट है, किसी अमेरिकी एनजीओ की रिपोर्ट नहीं है। ये अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट की सरकारी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में अमेरिका ने कहा कि बीजेपी की सरकार में इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़, अल्पसंख्यक के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ी है, हिंसा बढ़ी है और ज़िम्मेदार बीजेपी सरकार है। पांचवा पॉइंट देखिए जो बहुत अहम है, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, यहूदियों
और आदिवासियों के खिलाफ हो रही सांप्रदायिकता हिंसा से निपटने में बीजेपी नाकाम रही है। यानी मुसलमानों, दलितों, ईसाइयों के खिलाफ जो हिंसे हुए हैं, उन पर जो हमले हुए हैं, मस्जिदों को तोड़ा गया है, घरों को तोड़ा गया है, तो उन सब से निपटने में बीजेपी सरकार नाकाम रही है। तो अमेरिका ने सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ये छठा पॉइंट है और ये भी बहुत अहम है। इंडिया में जो कुछ कानून का मिसयूज़ किया जाता है मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ पर, सीधे सीधे उसको लगाया जाता है। शर्जील इमाम, उमर खालिद और इस तरह के कई नौजवान हैं, मीरान हैदर वगैरह, जो यूएपीए जैसे कानून की वजह से जेलों में बंद है, उनकी रिहाई नहीं हो रही है, उनको बेल नहीं मिल रही है। अमेरिका ने इस कानून का भी जिक्र किया और अपनी रिपोर्ट में कहा, भारत में यूएपीए, एफसीआरए, सीईए, धर्मांतरण विरोधी और गौ हत्या को लेकर जो कानून हैं, उनके चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी वकालत करने वाले लोगों को निशाना बनाया जाता है। यूएपीए के इल्ज़ाम में कई सारे मुसलमान जेलों में बंद है और किसी भी मुसलमान को कहीं से गिरफ्तार किया जाता है। यूएपीए बहुत सख्त कानून है, अगर दहशतगर्दाना एक्टिविटी है तभी लगाया जाता है, लेकिन यहाँ किसी को भी यूएपीए के तहत जेल में बंद किया जाता है। इसी तरह एफसीआरए का जिक्र है। एफसीआरए दरअसल कुछ एनजीओज़ को फंड मिलने में मदद मिलती है, तो किसी भी एनजीओ जो मुसलमानों के राइट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए काम करती है, उसके एफसीआरए को रद्द कर दिया जाता है या सख्त पाबंदी लगा दी जाती है और इस तरह उसकी उसका जो एक तरह से इनकम होता है या उसकी जो माली मईशत होती है, उसको ख़त्म करने की सरकार कोशिश करती है इसके ज़रिए। सीए को आप जानते हैं कि सीए कानून हमारे यहाँ लाया गया पिछले दिनों, जिस कानून में सीधे सीधे भेदभाव है, मुसलमानों से तासुब बरता गया है। मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह से आए लोगों को यहाँ की शहरियत और नागरिकता देने की तो बातचीत की गई है, लेकिन मुसलमानों को नागरिकता देने से उसमें मना कर दिया गया है। तो ये धर्म के नाम पर कानून है जो सीधे सीधे मुसलमानों से भेदभाव करने वाला है। इस कानून का जिक्र है, नारसी लाने की बातचीत हो रही है, जो और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो सीए का इसमें जिक्र किया गया। उसके अलावा क्या बोलते हैं, धर्मांतरण विरोधी। लगातार देश भर में उलमा को, जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया, या उमर गौतम साहब अभी भी जेल में बंद है, काजी जहांगीर साहब की हाल ही में रिहाई हुई है, और ऐसे दसियों लोग हैं जिनको धर्मांतरण के आरोप में, तब्दीली मज़हब के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। उनकी ज़िंदगी तबाह की जा रही है। हालांकि उन पर जबरन तब्दीली मज़हब का कोई भी आरोप नहीं है। हिंदुस्तान में आज़ादी है, कोई भी अपनी मर्ज़ी से जिस मज़हब को चाहे चुन सकता है, उस मज़हब को इख्तियार कर सकता है। हाँ, कोई किसी को किसी मज़हब में आने का लालच देता है, ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराता है, तब ऐसा हो सकता है। लेकिन इंडिया में अगर कोई मुसलमान बनता है तो उसको बारे में कहा जाता है कि इसका ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराया गया है। दूसरी तरफ लगातार मुसलमानों पर दबाव बनाया जाता है मज़हब तब्दील करने का और उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इसका अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है, जो बहुत अहम पॉइंट है। 7वां पॉइंट देखिए, और ये भी बहुत अहम है। जिन भी न्यूज़ आउटलेट या एनजीओ ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर बात की है, उन पर एफसीआरए के तहत सरकार निगरानी रखी गई है। बहुत अहम है कि जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो मुसलमानों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उन पर होने वाले जुल्म और अत्याचार को दिखाते हैं, तो उनकी निगरानी की जाती है, ईडी को लगाया जाता है, न्यायिक के ज़रिए जांच की जाती है, या उनको फ़ंड कहाँ से मिल रहा है इसकी जांच की जाती है। इसी तरह उनको अगर एफसीआरए होता है तो उसको रद्द कर दिया जाता है। इस रिपोर्ट में न्यूज़ क्लिक का जिक्र किया गया, क्योंकि न्यूज़ क्लिक पर लगातार रेड मारी गई, गिरफ्तार भी किया गया। न्यूज़ क्लिक के एडिटर को, दूसरे जिम्मेदारों को, अभिषार शर्मा वगैरह को भी गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिन पर सरकार की सख्त नज़र है, उन पर कई मरतबा एक्शन भी लिया जाता है। खुद मिल्लत टाइम्स इसका शिकार हो चुका है। मिल्लत टाइम्स के फेसबुक पेज को सरकार ने डिलीट कर दिया, जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स थे। और हमारा गुनाह सिर्फ ये था कि जब 2021 में, और हमारा जुर्म सिर्फ यह था कि 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए थे, तो उन दंगों को हमने ग्राउंड पर जाकर के दिखाया था। हमने सच्चाई बताई थी कि किस तरह मुसलमानों पर चुन चुन कर हमला किया गया, मस्जिदों को निशाना बनाया गया। तो उस रिपोर्ट की वजह से मिल्लत टाइम्स के पेज को 2021 में सरकार ने डिलीट कर दिया था। बहरहाल ये 7वां पॉइंट था। 8वां पॉइंट ये देखिए, जो ईसाइयों को लेकर के है। साल 2023 में भारत में गैर सरकारी संगठनों ने ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 687 घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें लोगों को
धर्मांतरण कानून के तहत हिरासत में रखा हुआ है। तो जो गैर सरकारी तंजीम है या जो NGOs है, उनका कहना है कि ईसाइयों पर बहुत ज़्यादा हमला हुआ और हमले के 687 वाक़यात सिर्फ साल 2023 में सामने आए हैं और कई लोगों को जेल में बंद रखा गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराते हैं। नवा पॉइंट है और बहुत अहम है, कुछ उदाहरण भी रिपोर्ट में दिए गए हैं, यानी कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि जनवरी महीने में छत्तीसगढ़ के अंदर एक हिंदू भीड़ ने ईसाइयों पर हमला किया और चर्च में तोड़फोड़ की। इसके अलावा भीड़ ने लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में पिछले साल ये मामला सामने आया था, जहां एक चर्च पर हिंदू भीड़ चढ़ गई थी, उस पर हमला किया था, तोड़फोड़ किया था, ईसाइयों को मारा गया था और उन पर दबाव बनाया गया था कि वो हिंदू धर्म में आ जाएं, अपना मजहब तब्दील कर लें। तो अमेरिका ने सीधे सीधे इस रिपोर्ट का जिक्र किया है। इंडिया की सरकार इस रिपोर्ट पर इस तरह के वाक़यात पर एक्शन नहीं देती है, प्राइम मिनिस्टर चुप रहते हैं, लेकिन अब अमेरिका की सरकार ने अपनी रिपोर्ट में तफसील से इसको बताया है। ये 10वां पॉइंट देखिए और ये भी बहुत अहम है, मणिपुर का जिक्र है। रिपोर्ट में मणिपुर हिंसा का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2023 में मणिपुर राज्य में हिंसा हुई, जिसके चलते 500 से ज़्यादा चर्चों को तबाह कर दिया गया और 70,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। बहुत बड़ी बात है कि जून 2023 में मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी और ये जून 2024 है। तो मणिपुर हिंसा को 1 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक मणिपुर में अमनो अमान नहीं है, हालात बेहतर नहीं हो सके हैं। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 500 चर्चों को मणिपुर में तबाह कर दिया गया है, जो बहुत बड़ा फिगर है एक छोटे से राज्य के लिए जहाँ सिर्फ 2 लोकसभा के MPs होते हैं। इसके अलावा 70,000 लोग बेघर हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, उसका मणिपुर की रिपोर्ट में जिक्र है। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर बार बार दबाव बनता रहा कि वो मणिपुर जाए, लेकिन वो मणिपुर नहीं गए। खुद वजारत दाखिला को, होम मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी और अपोजिशन के लीडरों ने इसको मुद्दा बनाया। अभी हाल ही में जब मणिपुर के MP ने शपथ लिया पार्लियामेंट में जाकर के, तो उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति हो, इसका उन्होंने नारा लगाया। और अब अमेरिका ने मणिपुर का सीधे सीधे जिक्र कर दिया है। पिछले दिनों RSS के चीफ मोहन भागवत ने भी अपनी तकरीर में कहा था कि मणिपुर अभी तक जल रहा है, उसको बुझाने की ज़रूरत है, वहाँ शांति की ज़रूरत है। तो मणिपुर जिस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, UN में ये मामला उठा था, अब अमेरिका ने भी अपनी एनुअल रिपोर्ट में इसका विस्तार से जिक्र किया है। ये 11वां पॉइंट है और ये भी बहुत अहम है और ये दरअसल कश्मीर के बारे में है। कश्मीर के बारे में आप जानते हैं कि आज से 5 साल पहले अगस्त 2019 में वहाँ के स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 को सरकार ने ख़त्म कर दिया एक कानून के ज़रिए। उसके अलावा कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, लद्दाख अलग कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया। फिर डिमोनेटाइजेशन, फिर डिलिमिटेशन के ज़रिए कश्मीर में इस तरह हल्काबंदी की जा रही है कि मुसलमानों की सीटें कम और जम्मू में ज़्यादा हो जाए और सरकार बनाना मुस्लिम पार्टियों के लिए वह मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। कश्मीर का मामला बार बार अमेरिका ने उठाया, UN में आया। अब ताज़ा मामलों में जो रिपोर्ट आई उसमें भी कश्मीर का जिक्र है और उस हवाले से जो अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है वो ये कि भारत की सरकार ने कश्मीरी पत्रकारों, धार्मिक नेताओं और मानव अधिकारों की वकालत करने वालों को हिरासत में लेना जारी रखा हुआ है। यानी अभी तक कश्मीर में हिरासत में लेकर रखा जा रहा है जर्नलिस्टों को या मजहबी शख्सियात को। जब 2019 में आर्टिकल 370 को सरकार ख़त्म कर रही थी तो बड़े पैमाने पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में सभी को गिरफ्तार किया गया था, नज़रबंद रखा गया था। धीरे धीरे उन सबको रिहा किया गया। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में वहाँ इलेक्शन भी हुआ है, लोगों ने बड़ी तादाद में आकर वोटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन अमेरिका का मानना है कि अभी तक वहाँ सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। श्रीनगर की जो जामा मस्जिद है वहाँ अभी तक जुमा की नमाज नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी तक हिरासत में हैं और इसी का अमेरिका ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में जिक्र किया है। यह 12वां पॉइंट है और इसमें कश्मीर के एक सहाफ़ी का जिक्र है। मैं सीधे पढ़ता हूँ। रिपोर्ट में इरफान महराज की गिरफ्तारी का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें मार्च महीने में हाशिए पर खड़े लोगों पर रिपोर्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया कि जो लोग हाशिए पर खड़े हैं, कमज़ोर है, बेबस है, उनका विकास नहीं हो रहा है, वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है, ये सारी तफसील बताई इरफान ने, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका ने इस रिपोर्ट में जिक्र किया है। ये 13वां पॉइंट है और ये भी बहुत अहम है और यहाँ से मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों को जिस तरह तख्ते मश्क बनाया जा रहा है उसका जिक्र है। और 4-5 बल्कि 13 से 19 तक अब मुसलमानों का जिक्र आएगा जिसमें किस तरह मुसलमानों को यहाँ परेशान किया जा रहा है। तो 13वां पॉइंट देखिए, रिपोर्ट में
कहा गया है कि साल 2023 में मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा लगातार जारी रही है। यह सच है कि 2023 में मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है, बहुत सारी मस्जिदों को शहीद किया गया, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए गए या मुसलमानों को अपने मजहबी रसूमात पर अमल करने से रोका गया। हिजाब को लेकर लगातार मामले बढ़ते रहे हैं। 2023 में कई जगह हिंसा हुई थी, खासतौर पर मेवात में हिंसा हुई थी, दूसरी जगहों पर भी इस तरह के मामले पेश आए थे। तो उन सब का तस्करा है। ये 14वां पॉइंट देखिए, और ये बहुत अहम है, और अहम इसलिए मैं आगे बाद में इसको पढ़ूंगा। लगातार कहीं भी हिंसा होती है, कहीं पर वायलेंस होता है, कहीं पर तशद्दुद होता है, तो उसमें देखा जाता है कि पुलिस मौजूद रहती है। पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल के गुंडे या दूसरी शिद्दत पसंद तंजीमों के गुंडे उग्रवादी मुसलमानों पर हमला करते हैं, पथराव करते हैं, मुसलमानों के घरों को तोड़ते हैं और पुलिस चुपचाप खड़ी रहती है। जब इस तरह की रिपोर्ट हम लोग पेश करते हैं, मिल्लत टाइम्स में इस तरह की चीज़ें सामने आती है, दूसरे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का दावा करते हैं, तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, पुलिस पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जब फैक्ट चेक करती है तो उसको भी पीआईबी की तरफ से झूठ बताया जाता है। लेकिन अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में इस दावा को सच तस्लीम किया है कि मुसलमानों पर हमला किया जाता है पुलिस की मौजूदगी में, और पुलिस रोकने में नाकाम रहती है। पुलिस स्टेट की तरफ से होती है, पुलिस की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, सभी की हिफाजत करना, उग्रवादियों को रोकना, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है। तो ये जो 14वां पॉइंट है बहुत अहम है, और आप इसको नोट कर लीजिए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। पुलिस की मौजूदगी में कई मस्जिदों को तोड़ा गया। गाय के नाम पर कथित बचावकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों को निशाना बनाया। पुलिस की मौजूदगी में शरपसंदों ने मस्जिदों को तोड़ा, इसका जिक्र है। इसके अलावा गौकशी के नाम पर लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों की हत्या की जाती है, पुलिस की मौजूदगी में सब होता है। अमेरिका ने उसका इस रिपोर्ट में जिक्र किया। अभी जून के महीने में, ये तो 2023 की बात है, जो अभी जून का महीना चल रहा है, 4 जून को रिजल्ट आया, और अभी आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो जून की 27 तारीख है। इतने दिनों के बीच में भी मॉब लिंचिंग के 8-9 केसेस सामने आ चुके हैं, और ज़्यादातर का ताल्लुक गौकशी से है। पुलिस को सबकी खबर रहती है लेकिन पुलिस रोक नहीं पाती है, तो इसका इसमें तस्करा है। ये 15वां पॉइंट है, बहुत अहम है। आपको याद होगा पिछले साल यानी साल 2023 में जुलाई के महीने में मेवात में हिंसा हुई थी शोभा यात्रा के बाद, और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, वहाँ एक मस्जिद के इमाम की भी शहादत हो गई थी। उन सब का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं कि जब हम लोगों ने वहाँ जाकर रिपोर्ट किया, ग्राउंड जीरो से सच्चाई बताई कि हिंसा के लिए मानो मनेसर जिम्मेदार है, बजरंग दल और शोभा यात्रा निकालने वाले जिम्मेदार है, क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए, मस्जिदों में जाकर हंगामा करने की कोशिश की, मुसलमानों के घरों पर हमला किया। तब मुसलमानों ने अपना बचाव किया, लेकिन पुलिस इस दावा को मानने से इनकार कर रही थी, स्टेट इसको नहीं मान रहा था, और कहा जा रहा था कि नहीं, मुसलमानों ने शोभा यात्रा पर हमला किया है, मुसलमानों ने उनको अपने धर्म पर अमल करने से रोका है। मुसलमान मेवात में मेजॉरिटी में है, तो वो नहीं चाहते कि हिंदू यहाँ से गुजरे, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। अमेरिका ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया, और जो हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाई थी वही अमेरिका की रिपोर्ट में भी आई है। वो बातें क्या कहा गया है अमेरिका की रिपोर्ट में, वो देखिए 15वां पॉइंट है हमारा। हरियाणा के मुस्लिम बहुल नूह राज्य में, जो नूह असल ये ज़िला का नाम है, हरियाणा राज्य का नाम है, तो नूह राज्य में हिंदुओं की शोभा यात्रा के बाद जुलाई महीने में हिंसा भड़की, जिसमें हिस्सा लेने वाले तलवारें लहराते हुए मुस्लिम विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। दोबारा सुनिए, जिसमें हिस्सा लेने वाले तलवारें लहराते हुए मुस्लिम विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। तो जो रिपोर्ट थी अमेरिका ने उसको सच माना है कि इन्हीं लोगों ने हिंसा भड़काया, तलवारें लहराकर, हथियार लहराकर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। हम लोगों ने बताया था कि शोभा यात्रा में जो लोग आए थे उनके हाथों में बंदूक थी, उनके हाथों में तलवार थी, वो आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे, मुसलमानों के जज्बात को भड़का रहे थे, जिसके बाद पूरी हिंसा हुई। तो अमेरिका की फैक्ट फाइंडिंग है, अमेरिका की ये सरकारी रिपोर्ट है। अहम इसलिए है कि अमेरिका की बहुत सारी एनजीओज भी, बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जारी करती है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है अमेरिका की सरकारी रिपोर्ट है, और विदेश मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है, कोई और ने रिपोर्ट जारी नहीं की है। 6वां पॉइंट है और उसी से मिलता जुलता है। देखिए, इसी दौरान मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें मोहम्मद हाफिज़ नाम के एक इमाम भी शामिल थे। आपको याद होगा जब
पिछले साल जुलाई के महीने में ही मेवात में हिंसा हुई तो बहुत सारी मस्जिदों पर इन लोगों ने हमला किया, बहुत सारी मस्जिदों को निशाना बनाया, बहुत सारी मस्जिदों में लोगों ने घुसकर उनको मारा और उसमें 7 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई, मौत हुई। यहाँ फ़िलहाल 7 का जिक्र किया गया है। उसमें आपको याद होगा गुड़गांव की एक मस्जिद के इमाम थे मौलाना हाफिज़ साद, बिल्कुल नौजवान थे, शादी नहीं हुई थी, बिहार के सीतामढ़ी से उनका ताल्लुक़ था, उनकी भी मौत हो गई, उनको भी भीड़ ने जा करके मार दिया था। मिल्लत टाइम्स ने ही उस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था, मिल्लत टाइम्स ने उस फोटो को जारी किया था, फिर बीबीसी ने, दुनिया भर की मीडिया ने उस खबर को जारी किया और अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी एनुअल रिपोर्ट में इमाम साहब की शहादत का जिक्र किया और कहा कि हिंसा के दौरान मस्जिदों को जलाया गया, आग लगाया गया और मस्जिद के एक इमाम साहब को भी मारा गया। इसमें नाम लिखा गया है मोहम्मद हाफिज़ नाम के, दरअसल हाफिज़ साद नाम था, तो मोहम्मद हाफिज़ साद नाम था, हाफिज़ उनका टाइटल था क्योंकि हाफिज़ कुरान थे, तो उनका भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका की एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ ये दावा नहीं किया गया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ हिंसा हो रही है या माइनॉरिटी पर इस तरह के वह हालात है, बल्कि कुछ जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनका तफसील से जिक्र भी किया गया है, उदाहरण भी दिया गया है। तो ये बड़ी बात है और 16वां पॉइंट था, बहुत अहम है। 17वां पॉइंट देख लीजिए और ये भी बहुत अहम है। क्या है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हिंसा के लिए कथित गौ रक्षक मानू मनेसर को जिम्मेदार बताया गया है। उन पर जनवरी महीने में कथित तौर पर गाय की तस्करी कर रहे 2 मुस्लिम युवाओं को मारने का आरोप है। आपको याद होगा पिछले साल जनवरी में राजस्थान में जुनैद और नासिर को कत्ल कर दिया गया था। उसको कत्ल किया था मोनू मनेसर ने। लगातार मांग की जा रही थी राजस्थान सरकार से, हरियाणा सरकार से कि मोनू मनेसर को गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल में बंद किया जाए, क्योंकि उसी ने 2 भाइयों जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया, उसको मार दिया, उसकी गाड़ी में उसके साथ ये सब कुछ किया मोनू मनेसर ने। लेकिन न तो हरियाणा सरकार एक्शन ले रही थी, न ही जो राजस्थान की सरकार है वो कार्रवाई कर रही थी। राजस्थान की सरकार का कहना था कि हुआ तो हमारे यहाँ है, लेकिन वो भाग चुका है हरियाणा में और हरियाणा की पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है। उधर हरियाणा की पुलिस से जब पूछा जा रहा था तो हरियाणा का पुलिस प्रशासन ये कहता था कि मोनू मनेसर के खिलाफ सबूत नहीं है कि उसी ने जुनैद और नासिर को मारा है, उसी ने कत्ल किया है, इस वजह से उसको गिरफ्तार किया जाना मुमकिन नहीं है। राजस्थान में उन दिनों कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। राजस्थान में अब सरकार बदल गई है, लेकिन ना तो राजस्थान सरकार ने उस हवाले से एक्टिविटी दिखाई, न हरियाणा सरकार ने। बहुत बाद में जाकर के अशोक गहलोत के आदेश पर कार्रवाई करने की कोशिश हुई, लेकिन उसमें भी कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी। और हरियाणा की तरफ से लगातार झुटलाया जा रहा था कि मोनू मनेसर का हाथ नहीं है। इस पूरे मामले में एक पत्रकार हैं जिनका नाम है शंभू सिंह, जो नेशनल दस्तक के एडिटर हैं। मिल्लत टाइम्स की रिपोर्ट के खिलाफ उन्होंने भी हंगामा किया और कहा कि मिल्लत टाइम्स मोनू मनेसर को दलित होने की वजह से, ओबीसी से ताल्लुक़ रखने की वजह से फंसा रहा है, उसका नाम ले रहा है, जबकि जुनैद और नासिर की हत्या में मोनू मनेसर शामिल है या नहीं, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका है। तो उन्होंने भी मिल्लत टाइम्स के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा किया। कई सारे मुसलमान भी शंभू का साथ देने लगे और मिल्लत टाइम्स की उन्होंने जमकर एक तरह से धज्जियां उड़ाई। लेकिन आज अमेरिका ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया कि जुनैद और नासिर के कत्ल में मोनू मनेसर का ही हाथ था। तो अमेरिका की जो एजेंसी है, उसकी जो टीम है, उसने भी सच पाया और ये तमाम लोग झूठे साबित हो गए हैं। दोबारा से देख लीजिए इस रिपोर्ट को, मैं एक मरतबा फिर पढ़ रहा हूँ कि हिंसा के लिए कथित गौरक्षक मोनू मनेसर को जिम्मेदार बताया गया है जो नूह की हिंसा हुई और उन पर जनवरी महीने में कथित तौर पर गाय की तस्करी कर रहे 2 मुस्लिम युवाओं को मारने का आरोप है, वही जो जुनैद और नासिर थे। तो बहुत बड़ी बात है। अब मोनू मनेसर किसके सपोर्ट से सब करता है, कौन उसको सहारा दे रहा है, उसका भी अमेरिका ने खुलेआम एतराफ़ कर लिया है और बता दिया है। मोनू मनेसर को बीजेपी से समर्थन मिला है, जो सार्वजनिक तौर पर लोगों से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील करते हैं। तो मोनू मनेसर को गिरफ्तार नहीं कर रही थी पुलिस, इतना दबाव होने के बावजूद, दुनिया भर में हंगामा होने के बावजूद, प्रोटेस्ट होने के बावजूद अब अमेरिका ने खुद खुलासा कर दिया और साफ कर दिया कि मोनू मनेसर को बीजेपी का समर्थन हासिल था, सरकार का, सत्ता पक्ष का सपोर्ट हासिल था। इसी वजह से मोनू मनेसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो मोनू मनेसर बीजेपी के साथ है और इसी वजह से उसको इतनी ताकत थी। ये 19वां पॉइंट है और ये भी बहुत अहम है। और मैं बता दूं कि पिछले साल जुलाई के महीने में ही जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक रेलवे के बॉडीगार्ड ने, या कह लीजिए कि वो आरपीएफ के जवान ने 3 मुसलमानों को गोलियों से भून दिया था, उनको कत्ल कर दिया था और उनसे नाम पूछकर मारा था। कहा था कि तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हो, तुम गद्दार हो, तुम यहाँ रहने के हकदार नहीं हो। और ये कहकर उसने ऑन ड्यूटी अपनी रिवाल्वर से, अपने पिस्तौल से
मुख्तलिफ कोचों में जाकर मुसलमान को चुन चुन कर मार दिया था, जिसमें एक जयपुर का था जो बिहार के मधुबनी का असल में रहने वाला था, एक हैदराबाद का बंदा था और एक और छत्तीसगढ़ के इलाके का था। तो इन 3 लोगों को उस आरपीएफ के जवान ने मार दिया था। ये खुली दहशतगर्दी थी। बाद में रिपोर्ट में दावा किया गया कि वो मानसिक रूप से बीमार था, ये था वो था। हालांकि सच्चाई ये है कि उसने जानबूझकर मारा था। तो अमेरिका की विदेश मंत्रालय ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। क्या है पॉइंट देखिए, रिपोर्ट में उस घटना का भी जिक्र है जहां एक रेलवे गार्ड ने चलती ट्रेन में मुस्लिम लोगों की हत्या कर दी थी। इसके मुताबिक अभियुक्त ने पीड़ितों के नाम और धर्म पूछे और उसके बाद 3 लोगों की हत्या की। तो इसी वाक़े का जिक्र 1 साल हो गए हैं और ये 20वां पॉइंट है जिसमें सिखों का जिक्र किया गया है। सिखों के साथ भी भेदभाव के मामले सामने आते रहे। ख़ास तौर पर कनाडा में कई सारे सिखों का कत्ल हुआ। तो कनाडा की सरकार ने इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया के ऑफिशियल ने क्या है, इंडिया की तरफ से उसको रिजेक्ट किया गया। कहा गया कि इंडिया का हाथ बिल्कुल नहीं है, कनाडा सरकार का झूठा है, का दावा झूठा है। बहरहाल अमेरिका ने इस रिपोर्ट में जिक्र किया और क्या कहा देखिए, विदेश में रह रहे अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोगों को भारतीय अधिकारियों के निशाना बनाने के मामलों में भी तेज़ी आई है। और आगे उस रिपोर्ट में वहीं का जिक्र है जो कुछ वहाँ हुआ कि किस तरह अमेरिका में या दूसरे जगहों पर हो रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें सीधे सीधे जिक्र किया गया कि किस तरह इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ, अक़लियतों के साथ भेदभाव किया गया है और रिपोर्ट बहुत अहम है। तो ये पूरी एनुअल रिपोर्ट है और बहुत अहम रिपोर्ट है। हालांकि अमेरिका की तरफ से हर साल इस तरह की रिपोर्ट जारी की जाती है। इंडिया इस रिपोर्ट को खारिज कर देता है, लेकिन इस मरतबा दुनिया के 200 देशों के बारे में अमेरिका ने रिपोर्ट जारी किया है और इंडिया का भी तफसील से जिक्र किया है। कहा जाता है कि इंडिया और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं। मोदी साहब के जो बाइडेन से अच्छे ताल्लुकात हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं दोनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में इंडिया पर माइनॉरिटीज़ के राइट्स के वायलेशन का इल्ज़ाम लगाया है। और इसमें जो भी रिपोर्ट है वो हकीकत पर मबनी है। माजी में सारी खबरें आप देख चुके होंगे, मिलर टाइम्स की वेबसाइट पर या यूट्यूब पर अभी भी सारी चीज़ें मौजूद है, दूसरी जगहों पर मौजूद है। तो अमेरिका की ये रिपोर्ट बहुत अहम है। अब सवाल यह है कि 2024 में जब बीजेपी की नई सरकार बनी है तो क्या बीजेपी माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ ज़्यादती हो रही है उस पर कंट्रोल करने की, उसको काबू करने की कोशिश करेगी, या 2024 का सफ़र भी 2023 जैसा ही रहेगा। 2023 में जो कुछ हुआ 2024 में फ़िलहाल तो वही हो रहा है। अगले दिनों में क्या कुछ होगा कहना मुश्किल है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। मिलर टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए।